हुए कानून ने जिस तरह उस पर अपना काम करना चाहिए अपना काम नहीं किया। फिर एक ही पार्टी के लोग एक खास अंदाज में टिप्पणियां करते हैं, उससे आइसोलेशन होता है। वो हो रहा है, ये दूसरी बात है। आइसोलेशन आप कह रहे हैं कि मतलब देश में मुसलमान अपने आप को अलग थलग पा रहा है? अलग थलग करने के प्लानिंग के साथ ये काम किया जा रहा है। अच्छा, फिर ये होता है कि नफरत का जो भाषा है, जो भारत की रूह के खिलाफ है, रूह समझती है, आत्मा के खिलाफ है, उस भाषा का जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है गाली देने के लिए उनको जिनको एक समुदाय अपना सब कुछ मानता है। किसको क्या, ये समझाना पड़ेगा इसमें संकेतों में। हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए हमारा सब कुछ है, हाँ। उनको गाली दी जाती है। किसने दी, कहाँ दी? बहुत जगह हुआ है। इतना बढ़ गया ये मामला, इतना बढ़ गया कि बाकायदा जुलूस निकाल करके गालियां दी जाने लगी, नारे की शक्ल में होने लगा। एक बीजेपी नेता का नाम बताइए जिसने ये किया हो। मैं बीजेपी नेता की बात नहीं, बीजेपी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। आपने तो सरकार पर आरोप लगाया ना। सरकार का इनएक्शन, सरकार का इनएक्शन। एक बात बताइए, एक बात बताइए। नहीं, हरिद्वार पर नहीं आऊंगा मैं पहले, हाँ, ठीक है। क्योंकि ये हरिद्वार तो एक अभी का है, लेकिन मैं तो पुराना आपको सिलसिले से जो हो रहा है उसके बारे में बता रहा हूं। त्रिपुरा में क्या हुआ, जुलूस निकाला गया और जुलूस में गालियां दी गई और कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, इतने दिन हो गए अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। हमारा कहना क्या है, हम पहले से कहते चले आए, कोई भी समुदाय के लोग हो, अगर वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे किसी समुदाय के खिलाफ या किसी बरगुजीदा शख्सियत, हम लोग उर्दू में कहते हैं, यानी बड़ों के खिलाफ, किसी के भी बड़े के खिलाफ कोई भी करेगा उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए, वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। कुछ नहीं है। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि आपने त्रिपुरा का जिक्र किया और आप हरिद्वार पर भी आपने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, अमित शाह को जी। बिल्कुल। हरिद्वार पर इनएक्शन क्यों है? वहां पर मुसलमानों के खिलाफ बोला गया है। त्रिपुरा वाले मामले पर तो मैं जाकर मिलकर उनको कहकर आया। क्या वादा किया उन्होंने? कमिटमेंट किया कि कल शाम तक हो जाएगा सब, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके मत का हूं। फिर जब बरेली में तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, तब तो मदनी जी चुप रह जाते। नहीं, दो बातें हैं इसमें। नहीं, आपने चिट्ठी लिखी क्या गृह मंत्री को? सर, वही तो मैं कह रहा हूं, वही मैं बताना चाह रहा हूं आपसे। अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों की भाषाओं को तो जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने किसी को बुरा नहीं कहा है, किसी को गाली नहीं दी है, किसी के बड़े को गाली नहीं दी है कि वो भी गाली देने लगते जवाब में। आप उसको देख लीजिए। नहीं, उन्होंने क्या कहा था? अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं उनके बहुत सारे लफ्जों से असहमत हूं। उनके वर्ड्स, उनका स्टाइल, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आप सॉफ्ट लग रहे हैं उन पे। नो, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हूं। सुनिए, मैं सहमत नहीं हूं। हाँ, पर एक गृह मंत्री को चिट्ठी इस पर भी लिख देते हैं, फिर हम मानते कि आप नफरत के खिलाफ हैं। नहीं, आप हिंदुओं के खिलाफ नफरत या मुस्लिमों के खिलाफ आप दोनों को एक बराबर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आप देखिए ना उनके अल्फाज क्या हैं। मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। आप उनके अल्फाज, उन्होंने किसी और को कुछ कहा ही नहीं है, किसी को गाली नहीं दी है। मैं आपको सुनाती हूँ क्या कहा उन्होंने जी। 20 लाख मुसलमानों, ध्यान से सुनिए, मुझे डर है मेरे हिंदू भाई कि अगर मेरा युवा कानून को अपने हाथ में ले लेगा तो तुम्हें भारत में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं इससे बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं। ये पूरी तरह सहमत हूं मैं। और ये भाषा जो है बिल्कुल नामुनासिब है। इसी पे मदनी साहब मैं कह रही हूँ, अगर आपकी नियत नफरत के खिलाफ होती तो आप एक चिट्ठी से गृह मंत्री को इस पर भी लिख देते कि मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ आप एक्शन लीजिए। बात वो जो बात आप कह रही हैं और जहां बिठा रही हैं
वो मुनासिब नहीं है। एक आप बात कह सकती हैं कि भाई तुम्हारा क्या कहना है, तो मैं अपना मत दूंगा, ज़रूर दूंगा और दे रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस देश में किसी कीमत पर गवारा नहीं किए जाने चाहिए, और इस पे जो धाराएं बनती हैं उसके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। इसलिए कि गलत काम अगर कोई एक समुदाय या समुदाय के लोग, कुछ लोग करेंगे, बात सुन लीजिए, ये कुछ ही लोग हैं, ये भारत नहीं है। वो जो 80 बनाम 20 की बात हो रही है और उसको जिस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है, मैं फिर कहता हूं कोई 80 इस देश का 80 से भी ज्यादा सहिष्णुता, टॉलरेंस, शराफत, दूसरे को बर्दाश्त करना, भाईचारगी, इसमें मेरा देश दुनिया के दूसरे हिस्सों से आगे है। आप इसको पड़ोस पे मत रखिए, ना पड़ोस जैसा इस देश को बनने देना है। लड़ाई ये है, ये लड़ाई नहीं है कि कौन समुदाय होगा कौन होगा। तो अगर मौलाना साहब ने भी कोई बात कही है, जैसा कि आप बता रही हैं, ये वर्ड्स मैंने अभी नहीं देखे थे, अभी आपसे सुने हैं, तो आप बता रही, मैंने उसको सही माना है और मैं उसको कंडेम भी करता हूँ। ये भी कहता हूँ गृह मंत्री को चिट्ठी को, गृह मंत्री एक चिट्ठी लिखेंगे गृह मंत्री को। आप बिल्कुल आपके माध्यम से तो पहुंचाए रहे हैं बात, आप कहेंगे तो चिट्ठी भी भेज देंगे। हम मेरे कहने पे मेरी चिट्ठी को सुनता कौन है? अगर सुना होता उन्होंने तो मैं 100 चिट्ठियां और भेजता उन्हें। मुझे इन्वायरमेंट के बारे में भी बात करनी है, मुझे बेरोजगारी के बारे में भी बात करनी है। उसका तो मौका ही नहीं है किसी मुसलमान को इत्तेफाक से। बस इसी का मौका रह गया कि वो हेट स्पीचेस के खिलाफ या हेट क्राइम के खिलाफ बोले या बस मुसलमान की बात करे। मुसलमान है तो मुसलमान की बात करे। पिछले महीने आपने जमीयत उलमा हिंद का एक कॉन्फ्रेंस किया था और बोला कि मौजूदा सरकार में नफरत, हेट क्राइम्स जिसको कहते हैं, नफरत वाला जो अपराध है वो बढ़ा है। ये उनका वर्किंग कमेटी थी जमीयत उलमा हिंद की, और वहां पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ। हाँ। और उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया है हाँ। कि मुल्क में हेट क्राइम भी बढ़ गए हैं और हेट क्राइम को काउंटर करने की जो जिम्मेदार एजेंसियां या जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने आंखें मूंद ली हैं, आंख बंद करके बैठ गए। तो क्या ये सीधे सीधे मौजूदा सरकार के खिलाफ मुस्लिमों को वोट करने का आह्वान है? नो। फिर से पूछती हूँ। नो, वोट तो से कोई, इससे क्या मतलब? अगर कोई रियलिटी होगी, अच्छा आप इस रियलिटी को मान रही हैं या नहीं मान रही हैं कि एक्शन नहीं हो रहा है? पहले आप बताइए मुझे। नहीं, अभी तक जो कार्रवाई वहां होनी है, जी, ना तौकीर रजा के खिलाफ हुई है, ना हरिद्वार में आयोजकों के खिलाफ हुई है। अगर दोनों जगह में नहीं हुआ। तौकीर रजा के किस्से को 3 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, और उसके किस्से को महीना हो रहा है, तो वो अगर हो जाता तो इनकी हिम्मत ही नहीं होती कुछ करने की। आप समझिए, पर ये तो योगी मुल्क को सरकार कहां ने ले जा साफ रहे कर दिया है हैं, ना मुल्क को कहां ले जा रहे हैं। 80% बनाम 20% की लड़ाई है। वो तो चुनाव में क्लैरिटी से बोल रहे हैं। क्या आप उस क्लैरिटी से बोलने को तैयार हैं? क्या यही कि आप जो ये हेट क्राइम या मौजूदा सरकार इनएक्शन में है, नहीं कर रही है कुछ, तो बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों वोट दो? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहता हूं मुसलमानों को जहां जो सही लगे उसके साथ जाना चाहिए। ये क्या बात है कि बीजेपी के खिलाफ जाएंगे? क्यों जाएंगे बीजेपी के खिलाफ? अच्छा, और बीजेपी को भी मुसलमानों को लेने में क्यों परहेज है? आप दोनों नाव में पैर रख रहे हैं सर, कैसे होगा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनके वक्त में घृणात्मक और नफरत उनको वाली ठीक करना है ना, घटनाएं हुई हैं, उनको ठीक करना है ना, खत्म थोड़ी करना है, ठीक करना है। हम उनको बता रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। अब आपका प्लेटफॉर्म जो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर बैठ करके भी उनको सुझाव दे रहे हैं कि भाई जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करें। बीजेपी के लिए वोट करो। नहीं, जो अगर मुसलमान को समझ में आता है तो उसको भी दे। ये क्यों कि बीजेपी तो कहती है कि हमने ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति के खिलाफ इस देश में कानून लाया, हम पर विश्वास करो। एक बात है, मोटी सी, बिल्कुल सीधी सी बात है, मुसलमान को कभी भी किसी एक पार्टी को हर हाल में हराने के लिए वोट नहीं देना चाहिए। ये तहैया नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूं इस बात को, आज और जोर से कह रहा हूं, अब आपके सामने बैठ के कह रहा हूं कि हम एक पार्टी को हर हाल में हराएंगे। ये क्या बात है? ये अलग बात है। पर वोट बटेगा तो बीजेपी को फायदा होगा, तब तो आप बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी आप कह सकती हैं आराम से। मेरे दोस्त लोग यही बात कहते हैं कि तुम तो बीजेपी की सपोर्ट लो। मैं बीजेपी की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मोटी सी बात कह रहा हूं। क्या है वो कोई मोटी बात? भी एक सोसाइटी का एक बड़ा पार्ट, मुसलमान इस मुल्क की सोसाइटी का एक अच्छा खासा पार्ट है।
वो ये नियत कर ले कि इस पार्टी को हर हाल में हराना है, तो स्ट्रेटेजिकली ये गलत मूव है। क्यों? क्योंकि जिसको ये तय कर लेंगे उसको हराना है, तो उसको तो हमारी जरूरत वैसे ही नहीं रह गई। हाँ, और जिसको जिताना है उसको भी हमारी जरूरत नहीं रह गई। तो ये तो बिल्कुल गलत मूव है। कहीं आप ओवैसी जी के लिए तो नहीं बैटिंग कर रहे हैं? मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं तो ओवैसी जी का बैटिंग किसके लिए कर रहे हैं भाई, सर, ये ओवैसी जी बताइए। के लिए भी अगर ओवैसी जी ने कहीं कोई अच्छा कैंडिडेट किया है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको भी वोट दिया जा सकता है। वो एक अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे लीडर भी हैं, अच्छे लॉयर भी हैं, बैरिस्टर हैं। ये अलग बात है कि उनकी बहुत सारी बातों से और उनके बहुत सारे तरीकों से असहमति है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर ऐसे ही किसी चैनल पर उन्होंने भारत के लिए जितनी शानदार बातें कहीं वो भी तारीफ किए जाने के काबिल है। तो उनको मैं उन्हीं की जगह पे रखता हूं। देखिए सर, कुछ समझाइए, एक सेकंड थोड़ा सा समझाइए। अब आपने बड़ा कंफ्यूज कर दिया लोगों को। एक सेकंड, बीजेपी सरकार में है, सरकार जो नफरत फैलाई जा रही है, देशद्रोह किया जा रहा है, सरकार उस देशद्रोह को राष्ट्रहित में, राष्ट्रहित के खिलाफ काम करने वालों के लिए कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मैं इसका विरोध करूंगा, लेकिन मैं टोटल विरोध कैसे कर सकता हूं? कोई अच्छा काम भी कर सकता है। यही मेरा ओवैसी साहब के बारे में। अच्छा काम भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, सारे काम गलत कैसे हो सकते हैं? योगी जी की भी वकालत कर रहे हैं, ओवैसी जी की भी कर रहे हैं एक हद तक। एक मुश्किल ये है, आप लोगों ने, सॉरी मतलब आपसे मुराद आप नहीं है ना, आपका चैनल है, लोगों ने आज के जमाने में ऐसा कर लिया है कि या तो टोटल विरोधी होंगे या टोटल सपोर्टर होंगे। सरेंडर कर दो, पार्टी में आ जाओ, ओवैसी साहब की पार्टी में चले जाओ, बस उनके प्रवक्ता बन जाओ। कोई भी आदमी, मैं हूं, मैं दो काम मुझसे अच्छे भी होते हैं, दो काम में गलती भी होती है, भूल भी होती है, गलत भी होता हूं। आपका काम क्या है? आप मुझे टोटल निगेट करते हैं। हाँ। या आपका ये काम है कि भाई ये दो काम तुम्हारे ठीक है, लेकिन ये दो कामों को ठीक करो। बात आपने पते की है सर, लेकिन वोट दो जगह नहीं दे सकते। वोट दो जगह नहीं दे सकते, वोट तो एक ही जगह देना पड़ता है। हाँ ठीक है, तो आप मुझसे पूछेंगी कि मुसलमान को, बीजेपी को हराना चाहिए, हर हाल में हराने के लिए इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये संदेश तो फैलाया जाता है ना। कौन फैला रहा है? नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सहूलत के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सहूलत के लिए कर रही हैं। बीजेपी को भी इसमें फायदा है, पोलराइज करने का मौका मिलता है। ये तो सारे इकट्ठे हो गए, ये किंग मेकर बन जाएंगे मुसलमान। पोलराइज कर लेंगे इस बहाने से, तो फिर भी कर लेंगे। मुसलमान वोटर को फिर क्या मिलता है? क्या मिलता है उसको? गालियां मिलती हैं, शर्मिंदगी मिलती है, नफरत मिलती है। नहीं, अखिलेश यादव, इस बार कहा जा रहा है कि एनमास मुस्लिम वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ में जाएगा। जिन्ना का नाम लेने का फायदा मिलेगा? और क्यों मानते हैं कभी कि नहीं देश हो का सकता। मुसलमान जिन्ना परस्त है? अगर मुसलमान का, भारत में बसने वाला मुसलमान, अंजना जी, भारत में रहने वाला मुसलमान बाई चांस इंडियन नहीं है। भारत में रहने वाला मुसलमान बाई चॉइस इंडियन है। जिन्ना को तो सन 47 में, उससे पहले सन 46 में, सन 42 में रिजेक्ट किया इंडियन मुस्लिम्स ने। इंडियन मुस्लिम्स की मेजोरिटी ने रिजेक्ट किया है। ये तो आप समझा रहे हैं, पर जिन्ना का नाम अखिलेश जी ने क्यों लिया? कुछ तो सोच रही होगी। ये तो वही बताएंगे, कुछ तो सोच रही होगी। ये तो वही बताएंगे कि अडवाणी जी ने क्यों लिया था, जसवंत सिंह ने क्यों लिया था, और इन्होंने क्यों लिया, ये वही बताएंगे। आपको क्या लगता है किस नियत से लिया? मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर हो रहा है, मैंने उसको बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन मोटी सी बात है जो आप कह रही हैं उसको सही मान लेता हूं मैं। तो बेवकूफियां, कोई लेना देना नहीं है। जिन्ना साहब में भी कुछ अच्छाइयां भी होंगी, लेकिन हमारे लिए तो बेकार है ना। वो तो कुल्हाड़ी मार के चले गए, तो उनसे हमारा क्या लेना देना है? अच्छा, योगी सरकार, अच्छा, और वो अखिलेश यादव एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लीडर हैं। हो सकता है उनको कोई बात उनकी अच्छी लग रही हो, वो करें। उससे मुसलमान को क्यों जोड़ा जा रहा है? मुझे इस पे भी एतराज है, आपत्ति है। मुसलमान से क्यों जोड़ रहे हैं कि मुसलमान का वो करने के लिए लिया जा रहा है? बहुत से लोगों की तारीफ कर सकते हैं। आजकल लोग गोडसे साहब की तारीफ कर रहे हैं। मैंने साहब जानबूझ के लगाया, क्योंकि मैं सबके साथ साहब लगाता हूं। वही मैं सोच रही थी, आपने गोडसे साहब कह दिया। हाँ, जो सबके साथ लगाता हूँ। मोदी साहब हैं, गोडसे साहब हैं, जिन्ना साहब हैं, मैं क्या कहूँ?
लोग खफा भी होते हैं इस बात पर। हत्यारे को हत्यारा कहने में डर हाँ लगता नहीं, है? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, लेकिन लोग नाम ले रहे हैं ना, उनका नाम ले रहे हैं ना, और खूब गर्व के साथ नाम लिया जा रहा है। तो इसके ऊपर तो कभी सब्जेक्ट नहीं बना, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव बड़े आदमी हैं तो बहरहाल सब्जेक्ट बनना ही था, डिबेट भी होनी थी, और हमारे ऊपर आ जाती है सारी, सब लोड फिर करके हमारे कंधे पे आ जाती है मुसलमानों की। आसान है, कमजोर कंधा है बेचारे का, कहाँ जाएगा, किसके सामने रोएगा, कहाँ जाएगा, किसके सामने रोएगा, कौन सुनेगा? वो खिलौना बनने के लिए अगर कोई तैयार हो तो क्या किया जाए? सुनेगा कौन मेरी चाकदामानी का अफसाना? यहाँ तो ऐसे ही हो गया, कौन सुनेगा? फिर से कहिएगा, क्या कहा आपने? सुनेगा कौन मेरी चाकदामानी का अफसाना? मेरे फटे हुए दामन को कौन देखेगा? यहाँ सब अपने अपने तो फटा हुआ दामन क्यों रह गया आजादी के इतने साल बाद भी मुसलमानों का? देखिए, मुसलमान पॉलिटिकली तो जैसे मैंने कहा, वो किसी इन ब्लॉक किसी एक पार्टी को हराने के लिए नहीं जाना चाहिए, उसे भले जिताने के लिए जाए, हराने के लिए नहीं जाना चाहिए। ये नियत नहीं होनी चाहिए कि इनको हर हाल में हराना है। नो, जिताने के लिए हम आएंगे, किसी के साथ भी आ सकते हैं। तो ये तो एक पॉलिटिकल बात है, लेकिन इस मुल्क में जितना क्रीमी लेयर था इंडिया का, सन 47 में वो इंडियन मुस्लिम्स को छोड़कर, इंडियन मुस्लिम्स का जो क्रीमी लेयर था वो इंडियन मुस्लिम्स को छोड़कर पाकिस्तान चला गया था। यहां तो गरीब लोग रह गए थे, जो रह गए थे उन्होंने इस मुल्क में 70 सालों में 75 सालों में जो अचीव किया है वो एक बड़ी खूबसूरत दास्तान है। उसको छुपा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और शुक्रिया अदा करना चाहिए उस प्लेटफॉर्म का जो इंडिया ने हमको दिया इस मुल्क में।